हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम एक नेक्स्ट टेक्स्ट सीरीज लेके आया हूं जो आर ओ के लिए आपके एग्जाम में कारगर सिद्ध होने वाली है। चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हमारा पहला क्वेश्चन है कि थारू जनजाति के बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में? थारू जनजाति के बारे में। थारू जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक, पहला, थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार में पाए जाते हैं। यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति तथा उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तीसरा ऑप्शन हमारा ये कह रहा है यह बिहार की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। तो आपको इस पहले क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है भैया, थारू जनजाति जो है वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में तो पाई ही जाती है, ये बात सत्य है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको हम पहले सही कर लेंगे। दूसरी बात हम ये करेंगे कि यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, ये भी बात सत्य है। यह उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो भैया, उत्तराखंड की तो सबसे बड़ी जनजाति है और उत्तर प्रदेश में भी ये तीसरी जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। यह बिहार की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन कितने कौन कौन सही? 1 और 2 सही है। ऑप्शन में क्या है? हमारा पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, समझ गए थारू जनजाति के बारे में। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? दूसरा सवाल हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन हमारा ये है, कलपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कलपोंग नदी पर स्थित है। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा ये हो गया है। दूसरा ऑप्शन हमारा ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। समझ रहे हैं? तीसरा ऑप्शन हमारा ये कह रहा है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन हमारा ये कह रहा है कि क्या मैथान बांध दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर पर है। चलिए, आपको इसमें कथन चूज करना है कि 1, 2 और 4 सही है। ठीक, ऑप्शन दिख रहा है। चलिए, 1, 2 और 4 सही है। दूसरा ऑप्शन 1, 2, 3 सही है। तीसरा 2, 3, 4 सही है। डी जो है 1, 2, 3, 4 सही है। आपको बताना है इसमें कि इसमें कौन से ऑप्शन सही है। चलिए, फटाफट आप लोग बताइए कि इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो भैया, कलपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कलपोंग नदी पर है, ये बात बिल्कुल सत्य है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर निर्मित है, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तीसरी बात क्या है, कह रहा है कि जो गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर ये नहीं है। ठीक, मैदान बांध दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर पर स्थित है। तो हमारे क्या है, डी ऑप्शन सही। 1, 2 और 4 ये हमारा क्या हो गया, ये 3 पहला ऑप्शन हमारा इसमें सत्य हो गया है। चलिए, आइए अब हम तीसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा तीसरा नंबर का सवाल क्या कह रहा है। तीसरे नंबर का सवाल हमारा ये कह रहा है कि भारत में गन्ना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, गन्ने की बात की जा रही है इसमें। तो हमारा पहला ऑप्शन कह रहा है कि गन्ने की बीज SBI कोयम्बटूर में उत्पादित किया जाता है। ठीक, शक्कर नगर जो चीनी का प्रमुख उत्पादक केंद्र है तेलंगाना में है। कारण 40, सहज 3 तथा CO ठीक 12,009 संकल्प गन्ना की किस्में हैं। तो आपको इसमें बताना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन सही होगा। 1 और 2 दोनों सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, या तीनों कथन सही हैं। तो आपको इसमें बताना है कि गन्ने के संदर्भ में बात की जा रही है। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, गन्ने का बीज SBI कोयम्बटूर में उत्पादित किया जाता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। दूसरी बात, शक्कर नगर जो चीनी का प्रमुख उत्पादक केंद्र है तेलंगाना में है, ये भी बात बिल्कुल सही है। कारण सहज 3 और CO 12,009 संकल्प, ये सारी चीजें गन्ने की किस्में हैं। ठीक, तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, ठीक है, हमारा चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है कि जो कोयला उत्पादन में राज्यों के घटते क्रम की बात कर रहा है। तो पहला ऑप्शन हमारा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया। हमारा तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया।
ठीक, तो हमारे चारों ऑप्शन में क्या है कि कोयले उत्पादन की बात कर रहा है, तो किन राज्यों में कोयले घटते क्रम की बात किया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा किस में है, फिर उससे कम किस में है, फिर उससे कम किस में है, इस तरीके से इसमें बात किया जा रहा है। तो भैया इसमें ऑप्शन सही कौन सा होगा? देखो, सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में, उसके बाद उड़ीसा में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, उसके बाद झारखंड में। ठीक, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? हमारा ऑप्शन जो चौथे का सही होगा वो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ए ऑप्शन जो है आपके एग्जाम से सही होगा। चलिए आइए, हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि दिसंबर 2022 तक पवन ऊर्जा की स्थिति क्षमता के संदर्भ में क्रमशः 4 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? पहला तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, गुजरात हो गया। डी ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है? कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। ये 4 ऑप्शन दिए गए हुए आप लोगों को दिख रहा है। आपको बताना है इसमें कि दिसंबर 2022 तक पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के संदर्भ में बात की जा रही है। चलिए फटाफट आप लोग बताइए इसमें कौन सही होगा। देखो भैया, दिसंबर 2022 तक पवन ऊर्जा, ठीक, तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया। तो हमारा ए ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। चलिए ये फटाफट हमारा छठे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। छठवां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? छठवां क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इसके बाद। ठीक है, छठा नंबर हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही कथन नहीं है। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है? कोंकण रेलवे रोहा से मंगलूर को जोड़ता है। जो कोंकण रेलवे है ये रोहा और मंगलूर को जोड़ता है। बी वाला ऑप्शन कह रहा है कि सिक्किम को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में रेलवे नेटवर्क का विस्तार हो गया है। सी ऑप्शन कह रहा है NH2 असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम राज्यों से गुजरता है। डी ऑप्शन कह रहा है कि वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 NS है। ठीक है, तो आपको इनमें से ये बताना है कि छठे नंबर में कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। चलिए फटाफट आपको बताना है, जल्दी बताइए। तो इसमें जो है डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बाकी जो कोंकण रेलवे है रोहा और बंगलुरु को जोड़ता है, सिक्किम को छोड़ करके भारत में सभी राज्यों में रेलवे का अच्छा खासा नेटवर्क है। NH2 जो है वो असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम मतलब पूर्वी राज्यों को NH2 जो है ये यहाँ से होकर के क्या होता है? गुजरता है। ठीक, चलिए हमारा सातवां नंबर क्या कह रहा है कि इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? इंडोनेशिया की बात कर रहा है। ठीक है, इंडोनेशिया की बात कर रहा है। ठीक, चलिए पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है माउंट मेरापी तथा क्राकाटोआ यहाँ के ज्वालामुखी हैं। ठीक, मतलब कह रहा माउंट मोरापी जो है वो क्राकाटोआ जो है वो ज्वालामुखी इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। क्या ये बात सही है? दूसरा ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर लगभग 17,000 से अधिक छोटे बड़े द्वीप हैं। चलिए आपको बताना है, पहला ऑप्शन एक, दूसरा बी में 2 सही है, सी में दोनों सही है, डी में ना तो 1 और ना ही 2 सही है। तो आपको फटाफट बताना है इनमें से कौन सा। हाँ भैया, इंडोनेशिया में माउंट मेरापी और क्राकाटोआ यहाँ के ज्वालामुखी पाए जाते हैं और इंडोनेशिया में 17,000 से अधिक छोटे बड़े मिलाकर के ठीक द्वीप पाए जाते हैं। तो हमारा इसमें सी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है? फटाफट बताना है। पहला ऑप्शन अंगोला, दूसरा बोत्सवाना, तीसरा लाइबेरिया, चौथा गैबन। आपको बताना है कि अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में कौन सा देश स्थित है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए। तो भैया निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में कौन सा है? अंगोला। अंगोला कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में है, स्थित है। ठीक, चलिए आइए हमारा अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? अगला 9वां ऑप्शन हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, एक तरफ नदी दिया हुआ है, एक तरफ शहर दिया हुआ, मतलब ये होता है कि ये शहर जो है क्या इन नदियों के किनारे बसे हुए हैं? तो आपको इसका जवाब देना है। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया? चाओ प्राया। क्या चाओ प्राया के तट पर बैंकॉक शहर है? आसिसियन के तट पर क्या पराग्वे है? मिसिसिपी के तट पर क्या न्यू ऑरलियंस है? और टगस के तट पर क्या ड्रेसडेन है? तो आपको इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। चलिए 9वां ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है? भैया जो टगस है वो ड्रेसडेन नदी के किनारे नहीं है। बाकी चाओ फ्राया जो है बैंकॉक शहर स्थित है वहाँ पे। अंश सियन पराग्वे
ठीक। मिसिसिपी, न्यू ऑरलियंस ये शहर हैं और इन तट पे बसे हुए हैं। चलिए हमारा 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पहला, जो एक तरफ जनजातियां हैं दूसरी तरफ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक, और उनमें आपको गलत बताना है। 10वें नंबर, जैसे सकाई जनजाति क्या मलय प्रायद्वीप में पाई जाती है, मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है, बोरोरो जनजाति मलेशिया में पाई जाती है, युकाधिर जनजाति उत्तरी पूर्वी साइबेरिया में पाई जाती है। इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। चलिए फटाफट बताइए आप लोग, कमेंट करिए। 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर का जो बोरोरो जनजाति है ना वो मलेशिया में नहीं पाई जाती। बाकी हमारे 3 ऑप्शन सही है। सकाई जनजाति मलय द्वीप में, मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में, युकागीर जनजाति उत्तर पूर्वी साइबेरिया में पाई जाती है। चलिए आइए हमारा 11 नंबर का सवाल है, आप लोग इसको बताना है आप लोगों को। सेबी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है, ठीक। यातायात, पर्यटन, दूरसंचार, प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजार। आपको बताना है कि जो सेबी है ये किस क्षेत्र की नियामक एक संस्था है, तो आपको इसमें बताना है। तो सीधी सी बात है, ये तो इकोनॉमिकल का क्षेत्र है, तो इसका मतलब प्रतिभूति और कमोडियम बाजार, ये ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। आप लोग जब भी सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए हमारा 12 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, आप लोगों को इसको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद इसका ऑप्शन सही टिक मारना है। कहा जा रहा है कि भारत में वर्ष 2023-24 बजट के अनुसार राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, ठीक। 2023-24 की बात किया जा रहा है कि जो बजट है वो उसका राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहने को उम्मीद, 4%, 6.8%, 5.9%, 7.2%। चलिए भैया खटाखट आपको ये बताना है, ठीक है। 12 नंबर में कौन सा सही होगा, एक बार सवाल फिर पढ़ दिया जाए, ठीक है। भारत में वर्ष 2023-24 बजट के अनुसार राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। चलिए बताइए टिक टिक कौन सही होगा। इसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन, क्या 5.9% जो है राजकोषीय घाटा रहने की उम्मीद है, ठीक है। आगे बढ़ते, ठीक। 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग 8 कोर उद्योगों में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग 8 कोर उद्योगों में शामिल है। पहला विद्युत हो गया, दूसरा इस्पात हो गया, तीसरा कोयला हो गया, चौथा सीमेंट हो गया। आपको बताना है पहला ऑप्शन 1 और 2 शामिल है, बी ऑप्शन 1 और 3 शामिल है, सी ऑप्शन 1, 2, 3 शामिल है, उपर्युक्त सभी। चलिए 8 कोर उद्योग है, उनमें से इनमें से कौन सा शामिल है, फटाफट बताइए क्या है। इनमें से भैया सबके सभी शामिल है 8 कोर में, उपर्युक्त सभी। इसमें डी ऑप्शन होगा, विद्युत भी शामिल है, इस्पात भी शामिल है, कोयला भी शामिल है, सीमेंट भी शामिल है। तो इसमें चारों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। चलिए आइए हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक। भैया जो खुसरो समिति है क्या वो कृषि एवं ग्रामीण साख से संबंधित है। नरसिंघम समिति जो है वित्तीय क्षेत्र सुधार से संबंधित है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। राज्य चलैया समिति जो बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित है। इनमें से आपको ये बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 14 नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर में जो राजा चलैया समिति बेरोजगारी से संबंधित नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन हमारे सही हैं। याद कर लिए, खुसरो समिति कृषि साख से, नरसिंघम समिति वित्तीय क्षेत्र सुधार से, ठीक, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र सुधार से। मैं आपको ट्रिक बताता लेकिन अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको अच्छे से इसको हमेशा के लिए याद करा देता, ठीक। चलिए आइए 15 नंबर का सवाल है। ऋग्वैदिक काल में के वेकनाट से तात्पर्य है। ऋग्वैदिक काल में वेकनाट से तात्पर्य है मतलब किससे संबंधित है। नाविक से, बढ़ई से, सूदखोर से, धातु कर्म करने वाले से। ऋग्वैदिक काल में वेकनाट से किसका संबंध है, ठीक। चलिए ये फटाफट बताइए। तो इसमें जो है वेकनाट का मतलब क्या होता है, सूदखोर, ठीक। क्या होता है, सूदखोर। हमारा डी ऑप्शन सही है। चलिए हम 16 नंबर की बात कर लेते हैं। 16 नंबर में हमारा ये कह रहा है कि नैनार के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए, ठीक। पहला, नैनारों की संख्या 63 थी, ये 100 थे। पहला, तेवरम तथा तिरुवसाकम इनके गीतों के संकलन है। अप्पार, सबंदर, सुंदरार तथा मणिकत सागर नैनार थे। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको ये बताना है फटाफट। पहला 1, 2, 3 सही है, दूसरा बी वाला 1 सही है, सी वाला 1, 2 सही है, डी वाला 1 और 3 सही है। तो आपको फटाफट ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। 16 नंबर का सवाल है। आप चलिए आप बताइए, ठीक है, लगा ली होंगे, ठीक आप लोग। चलिए 16 नंबर का जो सवाल है उसमें हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं, ठीक। पहला, नैनार की संख्या 63 है और ये शैव धर्म को मानने वाले हैं। तेवरम तथा तिरुवसावकम इनके गीतों के संकलन है, ठीक। अपार, सबंदर, सुंदरार तथा मणिक सागर ये सारे नैनार संत थे, ठीक है। चलिए हमारा 17 नंबर का सवाल है। 17 नंबर का सवाल हम देख लेते हैं। चलिए फटाफट आपको बताना है, निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण, रजत एवं ताम्र सिक्कों को चलाया था।
ठीक, मतलब सोने के सिक्का, रजत के सिक्का, तांबे के सिक्के किसने चलवाया था? सातवाहनों ने, कुषाणों ने, कलचुरी ने, गुप्त ने। आपको बताना है इनमें से किसने चलवाया था। 17 नंबर का सवाल है। ठीक, तो जो कलचुरी शासक थे वो स्वर्ण, रजत, ताम्र सारे सिक्के इन्होंने चलवाए थे। तो हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 17 के बाद हमारा 18 नंबर का सवाल आता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ व्याकरण से संबंधित है? तिरुकुरल, तोलकप्पियम, शिल्पादुकारम, मणिमेखले। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो भैया जो शिल्पादिकारम है वो व्याकरण एक ग्रंथ है। ठीक है, व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, ये कब की घटना है? ये दक्षिण भारत की घटना है, चोल चेर पांड्य के समय की घटना है। ठीक है, चलिए आइए हमारा 20वां नंबर का जो सवाल है, 20वां क्या 19वां नंबर का सवाल है। 19वां नंबर सवाल हमारा गया था, जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, खिज्र खान ने, सिकंदर शाह ने। 19 नंबर का सवाल है, फटाफट आपको बताना है कि जमात खाना मंदिर जो है, जमात खाना मस्जिद जो है, सॉरी मस्जिद जो है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण खिज्र खान ने करवाया था। हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुगल कालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक, पहला, मीर बख्शी दिख रहा होगा, मीर बख्शी जो है सैन्य विभाग का प्रधान होता था। आदि सैनिक बादशाह के अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। लोक आचरण अधिकारी को मुशर्रिफ कहते थे। आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला, 1 और 2 दोनों सही है, दिख रहा होगा। दूसरा ऑप्शन 1, 2, 3 सही है। तीसरा ऑप्शन 1 और 3 सही है। चौथा ऑप्शन 2 और 3 सही है। चलिए फटाफट आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। 20 नंबर का सवाल, 20 नंबर सवाल है, नंबर 20 का। इसमें जो है देखो भैया, मीर बख्शी जो था तो सैन्य विभाग का प्रधान होता था, ये सबको पता है। ठीक, दूसरी बात, आदि सैनिक बादशाह के अंगरक्षकों के रूप में कार्य करते थे, ये भी बात हमारी सत्य है। बाकी लोक आचरण अधिकारी को मुशर्रिफ नहीं कहते थे भैया। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? हमारा अगला सवाल 21वां है। 21वां कह रहा है, गांधीज ट्रूथ, गांधी का सत्य पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? ठीक, गांधीज ट्रूथ, पहला एरिक एरिकसन, दूसरा विलियम डिग्बी, तीसरा विलियम हंटर, चौथा जेम्स मिल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। 21 नंबर सवाल है। चलिए बताइए गांधी ट्रूथ, इस पुस्तक को किसने लिखा था? 21 नंबर इसको लिखा था भैया एरिक एरिकसन ने। किसने? एरिक एरिकसन ने। 22वां नंबर देख लीजिए। 22वां नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, लॉर्ड हेस्टिंग्स, चार्ल्स मिडकॉफ, मैकाले और लॉर्ड रिपन स्वतंत्र प्रेस के समर्थक में थे क्या? ठीक है। दूसरा, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड एडम, लॉर्ड कैनिंग भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं थे, मतलब विपक्ष में थे। तीसरा, समाचार पत्र संबंधी कानूनों की समीक्षा हेतु वर्ष 1925 में प्रेस कमेटी की नियुक्ति की गई। ठीक है। और डी ऑप्शन है, वर्ष 1908 में द न्यूज पेपर्स एक्ट पास किया गया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है समाचार पत्र संबंधी कानूनों की समीक्षा हेतु वर्ष 1925 में प्रेस कमेटी की नियुक्ति नहीं की गई थी। ठीक है, बाकी हमारे सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, वर्ष 1908 में न्यूज पेपर्स एक्ट पास किया गया था। लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड एडम, लॉर्ड कैनिंग ये सब प्रेस के विपक्ष में थे। बाकी लॉर्ड हेस्टिंग, चार्ल्स मेटकाफ, मैकाले तथा लॉर्ड रिपन ये सब स्वतंत्र प्रेस के समर्थक में थे। 22 नंबर हो गया। 23 नंबर आइए देख लेते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहले, नाटी नृत्य हिमाचल प्रदेश में, खानटुम नृत्य मिजोरम में, थाली नृत्य मेघालय में, कोरकू नृत्य महाराष्ट्र में। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए फटाफट बताइए। 23 नंबर का सवाल है। इसमें जो है भैया थाली नृत्य मेघालय में नहीं मनाया जाता है। बाकी नाटी नृत्य जो है हिमाचल प्रदेश में, खानटुम नृत्य मिजोरम में, ठीक है, कोरकू नृत्य महाराष्ट्र में। ये हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं, बाकी हमारा सी ऑप्शन गलत है। ठीक, चलिए ये 24वां नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला, दार उल उलूम देवबंद, ठीक, सहारनपुर 1866। ठीक, जो दार उल उलूम है, ठीक, क्या ये सहारनपुर में इसका देवबंद पार्टी है इस्लाम धर्म की, क्या 1866 में इसकी स्थापना हुई थी? एक दारुल उलूम नवातुल उलमा जो है अलीगढ़ में इसको स्थापित किया गया था। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना क्या 1888 में हुई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना क्या 1866 में हुई थी। आपको इस क्वेश्चन बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। 24 नंबर सवाल है। इसमें भैया जो है इसमें दारुल उलूम
दारुल उलूम नवातुल उलमा ये अलीगढ़ में स्थापित नहीं हुई थी। बाकी जो है दारुल उलूम देवबंद सहारनपुर 1866 में इसकी स्थापना किया गया था। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 में किया गया था। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 में किया गया था। चलिए आइए, हमारा 25 नंबर का सवाल है। 25 नंबर सवाल है, 25 नंबर का नहीं 25 नंबर सवाल है। चलिए, एक तरफ उद्योग दिया हुआ है, एक तरफ स्थान दिया गया है और इसमें से बताना है कि इनमें कौन सम्मिलित नहीं है। क्या भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर में है? तेल शोधन कारखाना मथुरा में है। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कानपुर में है। परमाणु संयंत्र केंद्र टुंडला में है। चलिए, आपको बताना है फटाफट इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमारा 25 नंबर सवाल, इसमें जो है भैया, सॉरी, इसमें गलत ऑप्शन ढूंढना है। तो परमाणु शक्ति केंद्र जो है वो टुंडला में नहीं है। बाकी जो है कृत्रिम अंग निर्माण वाला ये कानपुर में है। तेल शोधक कारखाना बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन पूछा जाता है, मथुरा में है। बाकी भारतीय चमड़ा वमड़ा ये सब कानपुर में इसका कार्य किया जाता है। चलिए, ये 26 नंबर का हमारा 26 नंबर हमारा सवाल है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा? पहला मथुरा हो गया, दूसरा सहारनपुर हो गया, तीसरा झांसी हो गया, चौथा गोरखपुर हो गया। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। 26 नंबर, चलिए फटाफट, इसमें भैया मथुरा, ठीक, मथुरा जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? मथुरा। चलिए 27 नंबर का हमारा सवाल है। 27 नंबर हमारा ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और जवाहरलाल नेहरू। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए 27 नंबर का सवाल है। 27 नंबर इसमें क्या है? उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फटाफट टिक मारे, कौन सा होगा इसमें? डॉक्टर संपूर्णानंद जो थी उत्तर प्रदेश के ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए आइए हम अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 28 नंबर, भारत के निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान की से सीमा बनाता है? इसमें आपको ये बताना है कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान की सीमा बनाता है। पहला, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान। दूसरा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान तथा गुजरात। सी क्या है? पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तथा राजस्थान। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा समूह जो है वो पाकिस्तान की सीमा बनाता है। ठीक, तो चलिए अब फटाफट बताइए। 28 नंबर का सवाल है, 28 नंबर वाला सवाल है। तो इसमें देखो, पंजाब भी जम्मू कश्मीर ही बनाता है, लद्दाख भी बनाता है, राजस्थान भी बनाता है, गुजरात भी बनाता है। ठीक है, इनमें हिमाचल प्रदेश दे दिया है, तो हिमाचल प्रदेश जो है ये हमारा इधर पड़ जाता है, इसीलिए ये पाकिस्तान की सीमा नहीं बनाता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक, दूसरे में, ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। इसमें देखो हरियाणा है, हरियाणा जो है उसकी सीमा क्या करता है? नहीं बनाता है पाकिस्तान से। और इसमें नीचे वाले में भी देखो हिमाचल प्रदेश दिया, इसीलिए हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। चलिए हमारा डी 39वां सवाल क्या कह रहा है कि भैया कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी हैं? क्या कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी है? फटाफट बताइए। अन्नामलाई की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, कार्डामम की पहाड़ी और सेवराय पहाड़ियाँ, कौन सी इसमें सही है? 29 नंबर फटाफट आप लोग बताइए कौन सही होगा। भैया कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कार्डामम की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पे इलायची वगैरह बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। चलिए 30वां नंबर हमारा देख लीजिए। ठीक है, 30वें नंबर में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए, पहला ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है? एक तरफ जनजातियां हैं, दूसरी तरफ अवस्थित है। और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी जनजाति यहाँ पे नहीं पाई जाती है। पहला, अंगामी जनजाति क्या नागालैंड में पाई जाती है? बिरहोर जनजाति क्या झारखंड में पाई जाती है? खस जनजाति क्या अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है? और टोडा जनजाति क्या तमिलनाडु में पाई जाती है? इनमें से आपको ये ऑप्शन बताना है कि इनमें से कौन सी जनजाति यहाँ पे नहीं पाई जाती है। चलिए फटाफट बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 30 नंबर का सवाल हमारा इसमें सही होगा। जो खस जनजाति है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती, बाकी अंगामी जनजाति नागालैंड में पाई जाती है, बिरहोर जनजाति झारखंड में पाई जाती है और टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक, 31वां नंबर देख लेते हैं, इसी लगे हाथों। हमारा कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती हैं कौन से? दक्षिण पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, व्यवहारिक हवाएं और पश्चिमी हवाएं। आपको इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो इसमें दक्षिण पश्चिमी मानसून जो हैं वो प्रवाहित होती हैं। ठीक, दक्षिण पश्चिमी मानसून। ठीक,
चौथा 32 नंबर सवाल है, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? ठीक है, दाल उगाने के लिए, दाल की फसल उगाने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं? क्रोमियम, कोबाल्ट, आयोडीन और सोडियम। चलिए फटाफट बताइए इनमें से कौन सा आसम हमारा सही होगा? दाल की फसल उत्पादन करने के लिए हमें कोबाल्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती, तो हमारा इसमें बी ऑप्शन सही होगा, 32 नंबर का बी। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? चलिए मैग्नीज जो है बैलाडीला में पाया जाता है, बॉक्साइट जो है लोहरदगा में पाया जाता है, लोहा जो है कोडरमा में, अभ्रक जो है तलचर में। ठीक, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो ये चीज़ आपको बताना है। 33वां नंबर हमारा सवाल है, आपको टिक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो देखो भैया, बॉक्साइट जो है वो लोहरदगा में पाया जाता है। क्या बॉक्साइट जो है लोहरदगा में पाया जाता है? बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक, चलिए 34 नंबर का हमारा सवाल है। 34 नंबर हमारा सवाल, 34 नंबर का नहीं भैया, ये चीज़ याद रखिएगा, 34वां नंबर है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर था? क्या वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे था? 34। ठीक, चलिए बताइए फटाफट। 95वें, 102, 112, 126। ठीक, चलिए बताइए 34 नंबर, लगाइए टिक। ठीक है, इसमें 126वें स्थान पर है। किसमें? वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत 136वें नंबर पर है। ठीक, चलिए आइए 35 नंबर सवाल देख लेते हैं। हमारा 35 नंबर क्या कह रहा है? 35 नंबर हमारा ये कह रहा है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला हमारा क्या है? यह सूचकांक 4 स्तंभों नीति, व्यवसाय, पारितंत्र तथा निर्यात निष्पादन पर आधारित है। दूसरा ऑप्शन, समग्र रैंकिंग में गुजरात को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा, भारत का शीर्षक निर्यातक जिला सूरत गुजरात है। चलिए आपको इनमें से बताना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। केवल एक, ठीक, दूसरा केवल एक, दो, दोनों, सी 3, इनमें से कोई नहीं। चलिए 35वां नंबर आप पढ़िएगा और पढ़कर सोच समझ के आप लोग बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो भैया इसमें से ए सही है। कह रहा है कि जो नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात की तैयारी सूचकांक रिपोर्ट में यह सूचकांक 4 स्तंभों नीति, जैसे पहला व्यवसाय पारितंत्र हो गया, दूसरा निर्यात पारितंत्र हो गया, तीसरा निर्यात निष्पादन पर आधारित होता है। ठीक, 36वां नंबर व्हाइट पर्वत। क्या 36वां नंबर क्या कह रहा है? व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं कहाँ पे? क्या व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? कनाडा में, नॉर्वे में, रूस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए फटाफट बताइए व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? व्हाइट पर्वत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। चलिए 37 नंबर का सवाल है। 37वां नंबर हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे स्थित है? पहला कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक, 2 कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और रूस। कह रहा है कि कौन से ये देश हैं जो अरल सागर के किनारे बसे हुए हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन से देश हैं जो अरल सागर के किनारे बसे हुए हैं। ठीक, 37 जो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है, इन ये जो तटीय क्षेत्र अरल सागर के पास में पाए जाते हैं। ठीक, 38वां नंबर हम देख लेते हैं। 38वां नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? पहला विलगार्डन नहर, साल्ट सिटी मारी नहर, लुडविंग्स नहर और सफ़ेद सागर नहर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। 38 नंबर में ठीक कौन सा ऑप्शन दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? कौन सा? लुडवियंस नहर। ठीक, चलिए आइए 39 नंबर हम देख लेते हैं कि 39 नंबर हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु के निर्धारित करता है वह है क्या? ऊंचाई, अक्षांश, वनस्पति का प्रकार और समुद्र से समीपता। कौन सा मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है क्या कहलाता है? ऊंचाई से निर्धारित होता है, अक्षांश से, वनस्पति के प्रकार से, समुद्र से, समीपता से। चलिए भैया कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ठीक है, 39 नंबर का इसमें कौन सही होगा? खटाखट बताइए। इसमें भैया सारी चीज़ें अक्षांशों से जलवायु का निर्धारण होता है। ठीक, चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसमें। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है किसके लिए? रबर उत्पादन के लिए, चाय उत्पादन के लिए, टिन उत्पादन के लिए, कहवा उत्पादन के लिए। भैया मलेशिया में जो घाटी एक पाई जाती है किंटा घाटी, कई क्वेश्चन बन गए इसमें। मलेशिया में कौन सी घाटी पाई जाती है? किंटा घाटी। वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये चीज़ आपको बताना है। तो भैया वो जो है टिन उत्पादन के लिए वो घाटी प्रसिद्ध है, किंटा। तो किंटा घाटी टिन उत्पादन। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आइए अगला सवाल हम देखते हैं। हमारा जो है 41 नंबर का 41वां नंबर हमारा
सवाल है 41वां नंबर हमारा सवाल है, वेनेजुएला के निम्नलिखित पत्तन नगरों में से किस एक को तेल का पत्तन के रूप में विकसित किया गया है? पहला कराकस, दूसरा मरकैबो, तीसरा मराके, चौथा हमारा करूपैना। इसमें से 41 नंबर का कौन सही होगा? वेनेजुएला के निम्नलिखित पत्तन नगरों में से किस एक को तेल पत्तन के रूप में विकसित किया गया है? कौन सही होगा इसमें मरकैबो सही होगा। क्या? मरकैबो। ठीक। 42 नंबर सवाल है। 42 नंबर का हमारा क्या है? 3 से 16 जुलाई 2023 के मध्य लंदन यूके में आयोजित विंबलडन 2023 के पुरुष एकल का विजेता कौन रहा है? पहला वेस्ली कुलहोक, नील स्कूपस्की, मार्सेल ग्रेनोलर्स, कार्लोस अल्कराज। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? चलिए फटाफट बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? 42 नंबर। ठीक। इनमें से जो होगा कार्लोस अल्कराज जो थे, ये लंदन में विंबलडन 2023 के पुरुष एकल खिताब जीते थे। चलिए 43 नंबर हमारा क्या कह रहा है? 43 नंबर हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? पहला CJ बैरो, D कास्त्री, वाल्टर G रोसिन और DR बेटिस। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? 43। चलिए 43 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 43 में हमारा वाल्टर G रोसिन ने ये बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। चलिए 44 नंबर सवाल है, ड्यूगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है वो? उभयचर है, बोनोफिस है, ठीक, सार्ग है और स्तनधारी मैमल है। चलिए आपको बताना है कि इनमें से ड्यूगोंग नामक समुद्री जीव क्या है। ठीक है। चलिए 44 नंबर सवाल बताइए, इसमें से स्तनधारी मैमल है वो। ठीक। चलिए 45वां नंबर हमारा क्या कह रहा है? मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? मत्स्य उद्योग से, खनन से, निर्माण से, कृषि से। आपको ऑप्शन बताना है 45 नंबर। ठीक। इनमें से क्या कह रहा है? मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? कौन सी? चलिए फटाफट बताइए, इसमें कौन सा सही होगा भाई? इनमें हमारा सही होगा कृषि से। ठीक। क्या होगा? सही, कृषि से। ठीक हो गया 45 नंबर। चलिए आइए 46 नंबर की बात कर लेते हैं। 46 नंबर हमारा एक आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन वैश्विक ताप के असर को इंगित करता है? पहला हिमानी की पिघलता, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन और ग्लोबीय तापमान में वृद्धि। कौन से होगा? 1 और 2, 1 2 3, 2 3 4 और सभी चारों। इनमें से कौन सा सही होगा? 46। चलिए बताइए, इनमें जो है चारों ऑप्शन सही होंगे। चलिए हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? 47 नंबर। ठीक। 47 नंबर दिख रहा है? ओके, अब दिख रहा होगा। ठीक पूरा। 47 नंबर सवाल है हमारा, क्या कर रहा है? 16 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने किस योजना को मंजूरी प्रदान किया था? अमृत भारत स्टेशन योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, वैभव फेलोशिप योजना, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। चलिए 16 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने किस योजना को मंजूरी प्रदान किया था? 47 नंबर। 47 नंबर में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए 47 नंबर में हमारा बी ऑप्शन, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, इन्होंने इसकी मंजूरी दे दी थी। चलिए 48 नंबर हमारा क्या कह रहा है? 48 नंबर तो हमारा ये कह रहा है कि एक तरफ क्या दिया हुआ है? अभ्यारण्य और उद्यान दिया हुआ, दूसरी तरफ यहाँ पे कौन से वन्यजीव रहते हैं? काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या काजीरंगा बाघ के लिए प्रसिद्ध है, गिर जो हाथी के लिए, सुंदरवन शेर के लिए, पेरियार गैंडा। ठीक। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। 48 देखो भैया, 48 में काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा तो शेरों के लिए प्रसिद्ध है, सॉरी काजीरंगा गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 के 4। तो हमारा 1 के 4 दो जगह आ रहा है। ठीक। अब दूसरा हमारा अब 3 आ रहा, तो सीधी सी बात है जब 3 भी सही होगा हमारा। ठीक। बी का हमारा 3, गिर शेरों के लिए प्रसिद्ध है, गुजरात में पड़ता है। ठीक। अब सुंदरवन की बात कर लें तो यहाँ पे आपको अटका देगा। ठीक है, सुंदरवन की बात किया जा रहा है तो सुंदरवन कहाँ पाया जाता है? कौन सा? आपको बताना है कि सुंदरवन जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरवन जो है वो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। बचता कौन है? पेरियर, हाथी के लिए आप मिला दीजिए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन जो है हमारा वो सही है। चलो हमारा 49 नंबर का सवाल है। 49 नंबर हमारा सवाल है, राष्ट्रीय
बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन 17 जुलाई 2023 को यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। दूसरा, नवीनतम रिपोर्ट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019 और 21 पर आधारित है। तीसरा नंबर सवाल, वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-21 के दौरान देश में रिकॉर्डेड 13.5 करोड़ मतलब 135 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हो गए हैं। आपको इसमें बताना सा कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। पहला ऑप्शन हमारा ये कह रहा है कि भैया 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, केवल 3 सही है, सभी विकल्प सभी कथन सत्य हैं। 49 नंबर सवाल, कौन सा ऑप्शन भैया, इसमें सारे ऑप्शन क्या है हमारे सही। आप लोग सॉल्व करिएगा तो पहले क्वेश्चन पढ़िएगा और उसके बाद आराम से उसको समझिएगा, उसके बाद क्वेश्चन टिक लगाने से पहले रोक लीजिएगा, उसके बाद आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, चलिए 50 नंबर सवाल है, कथन कारण वाला है। जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर का रहता है, कारण क्या? मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 50 नंबर कह रहा है कि भैया ए तो सही है लेकिन परंतु आर गलत है। ठीक, ये जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा उच्च बढ़ जाता है, लेकिन गाड़ी मोटर से नहीं होता है, वो फैक्ट्री से होता है। ठीक, 51 नंबर का सवाल। 51 नंबर सवाल हमारा, एक तरफ प्रदूषक दिया हुआ है, दूसरी तरफ होने वाली बीमारी दिया गया है। पारा से क्या मिनी माता बीमारी होती है, कैडमियम से क्या इटाई बीमारी होती है, नाइट्रेट आयन से क्या ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, फ्लोराइड से क्या आयन अपच होता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए फटाफट बताइए 51 नंबर। भैया फ्लोराइड आयन जो है वो अपच से नहीं होता है, बाकी पारा से तो मिनीमाता होता है, कैडमियम से इटाई बीमारी होती है, नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। 52 नंबर का हमारा सवाल है, ये कह रहा है, पूरा आ गया होगा। ठीक है, हाँ आ गया पूरा। 52 नंबर हमारा सवाल है, एक तरफ घटना दिया गया है, दूसरी तरफ यौगिक दिया हुआ है। ठीक, आपको मिलान करना है। पहला हमारा क्या, पहला ऑप्शन हमारा अम्ल वर्षा क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। ठीक, दूसरा प्रकाश रासायनिक कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है, हीमोग्लोबिन के साथ क्या सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ओजोन परत का क्षरण क्या असंतृप्त हाइड्रोजन से होता है। चलिए आपको बताना है, आपको मिलान करना है। तो आपको मिलान इस तरह करना है, जो अम्ल वर्षा जो होती है भैया, जो अम्ल वर्षा वो सल्फर डाइऑक्साइड से होती है। ठीक है, क्या सल्फर डाइऑक्साइड से। तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा, 1 के 3। तो 1 के 3 अब 2 जगह आ गया है। तो अब प्रकाश रासायनिक धुंध के बारे में हम बात करें, ये तो हमें आता नहीं है। हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन, ये भी नहीं आता हमें। ओजोन परत का क्षरण, हमारा डी नंबर जो है, डी हमारा क्या कह रहा है कि डी हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन परत का क्षरण होता है। तो हमने 2 मिला लिया, तो भैया इसमें भी है इसमें भी है, तो अब मैच तो खा गया। अब हम बात करेंगे 2 और 4 की। तो हमें हीमोग्लोबिन वाला थोड़ा सा पता है कि हीमोग्लोबिन के बारे में कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। तो हीमोग्लोबिन सी वाला जो है, सी का हमारा हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से हीमोग्लोबिन का वो स्तर बढ़ जाता है। ठीक, तो हमारा कौन सा कौन सा मिलान होगा, 52 नंबर का हमारा 1 के 3 हो गया। ठीक, और सी का 2 हो गया, इसमें सी का 4 दिया हो, तो हमारा ये ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, हो गया, ऑप्शन दिख रहा है। ठीक, सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलिए आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फटाफट आपको बताना है। क्या पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु में है, क्या भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान क्या कोलकाता में है, हिमालयी पर्यावरण एवं विकास क्या अल्मोड़ा में है, विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान क्या अल्मोड़ा में है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही नहीं है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन जो है सही नहीं है। बाकी हमारे पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पड़ता है, बेंगलोर में पड़ता है, ये बात एकदम बिल्कुल सत्य है। दूसरी बात, वन्यजीव प्राणी संस्थान देहरादून में, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। बाकी हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान जो है वो अल्मोड़ा है, उत्तराखंड में। ठीक, 54 नंबर का सवाल देखिए, हमारा उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन बुद्धि प्रकाश, दूसरा बनारस अखबार, तीसरा कवि वचन सुधा, तीसरा प्रजा हितैषी। बताइए आपका इसमें से कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। चलिए फटाफट बताइए इसमें से। उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रकाशित होने वाला समाचार बनारस से शुरू हुआ था, बनारस अखबार नाम था उसका। चलिए ये सही है हमारा। ठीक, 55 नंबर का सवाल देख लेते हैं। 55 नंबर हमारा सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश किसान समृद्धि आयोग 2017,
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2021, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2022, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ठीक, 2021। चलिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। 55 नंबर का सी, ठीक, 55 नंबर का सी जो है ये गलत है, क्योंकि ये जो है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना 2022 को नहीं आयोजित किया गया था। बाकी उत्तर प्रदेश किसान समृद्धि आयोग 2017 में, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा आयोग योजना 2021 में, और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 2021 में शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए 56 नंबर का सवाल हमारा देख लीजिए। 56 नंबर हमारा सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, उत्तर प्रदेश में वर्ष 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल 8 अधिवेशन हो चुके थे, यूपी में, ठीक, 47 से पहले, देश आज़ाद होने से पहले। दूसरा, इलाहाबाद, प्रयागराज, इलाहाबाद तथा लखनऊ में 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे। बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कांग्रेस के विरोधी थे। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है हमारा वो सही है। सही उत्तर का चयन करना है। पहला 1 2 2 3 1 2 3 1 और 3, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? 56 नंबर, ठीक है, इसमें से हमारा सही होगा 2 और 3, ठीक, 2 और 3, ठीक। चलिए 57 नंबर हमारा सवाल देख लीजिए। 57 नंबर हमारा सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं की बात कर रहा है। वर्ष 1919 में स्थापित इंडियन वुड प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड, ठीक, कत्था की अग्रणी निर्माता है। कत्था खैर के वृक्ष से उत्पादित होता है। कथौड़ी जनजाति कत्था बनाती है और उत्तर प्रदेश में वाराणसी कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए 57 में इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा? 57 का हमारा जो है उत्तर प्रदेश में वाराणसी कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध नहीं है भैया, ठीक। बाकी वर्ष 1919 में स्थापित इंडियन वुड प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड कत्था की अग्रणी निर्माता है। कत्था सबसे ज़्यादा बनाती कौन सी है? इंडियन वुड प्रोडक्ट्स कंपनी, जो 1919 में स्थापित हुई थी। कत्था खैर के वृक्ष से निकाला जाता है, ये भी याद रखिएगा भैया। कत्था कहाँ से निकाला जाता है? कत्था खैर के पेड़ से निकाला जाता है। कथौड़ी जो जनजाति पाई जाती है, कत्था यही बनाती है, ठीक। चलिए 58 नंबर कौन सा है हमारा? 58 नंबर हमारा ये कह रहा है कच्छ वनस्पति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन, इन्हें तटीय जैव ढाल का सर्वोत्तम रूप माना जाता है। दूसरा, ये केवल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों में पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? चलिए इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके बारे में आप लोगों को टिक लगाना है। तो भैया इनमें से हमारा जो है दोनों ऑप्शन सही है। कच्छ वनस्पति मतलब गुजरात के तट पर जो वनस्पति पाई जाती है, इन्हें तटीय जैव ढाल का सर्वोत्तम रूप माना जाता है। ये केवल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं, ठीक। चलिए 59 नंबर हमारा सवाल देख लीजिए एक बार फटाफट। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के संदर्भ में सही है? पहला, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा, नई दिल्ली में मुख्य पीठ के अतिरिक्त राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के 4 क्षेत्रीय पीठ है। पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 1 2, तीसरा इनमें से कोई नहीं। 59 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही होगा? भैया इसमें से जो होगा ना, कौन सा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के संदर्भ में बात किया जा रहा है, तो इसमें से 2 ऑप्शन हमारा सही है, मतलब हमारा बी ऑप्शन। नई दिल्ली में मुख्य पीठ अतिरिक्त राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के 4 क्षेत्र इसके पीठ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक तरफ श्रृंखला दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसको मिलान करना है। जो खाद्य श्रृंखला है वो कह रहा है कि एक साथ संचालित और आपस में जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं की संख्या बता रहा है। फिर खाद्य जाल है जीवों के अनुक्रम में जो अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे का भक्षण करते हैं। तीसरा पारिस्थितिक पिरामिड है, वायुमंडल वायुमंडल जलमंडल जैवमंडल और स्थल मंडल के माध्यम के पदार्थ का चक्रीय है। दूसरा रसायन चक्र है। खाद्य श्रृंखला में जीव स्थिति का आरेखीय प्रस्तुतिकरण है। आपको फटाफट इसमें बताना है इसमें से कौन सा। देखो खाद्य श्रृंखला जो होती है, खाद्य श्रृंखला जीवों के अनुक्रम जो अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे से हमेशा भक्षण करती है। तो हमारा 1 का 2 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो 1 का 2 पहला ही हमारा पहला ही सही हो जाएगा, बाकी आप लोग मिलान कर लीजिए, ठीक है। खाद्य जल जो हमारा 1 से मिल जाएगा। एक साथ संचालित और आपस में जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं की संख्या, ठीक। चलिए अगर पारिस्थितिकी पिरामिड की बात करें तो पारिस्थितिकी पिरामिड में खाद्य श्रृंखला में जीव स्थिति का आरेखीय प्रस्तुतिकरण हो जाएगा, ठीक। जैव रसायन की बात करें तो जैव रसायन चक्र की बात करते हैं तो वायुमंडल जलमंडल जैवमंडल और स्थल मंडल के माध्यम से पदार्थ का चक्रीय संचालन है, ठीक। भैया 61 नंबर की हम बात कर लेते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट नहीं है, ठीक। क्या निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट नहीं है? पहला एलिटेम, दूसरा आर्सेनेट, तीसरा
अस्पार्टेम, चौथा सैक्रीन। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही नहीं है। तो आर्सेनेट जो है वो हमारा कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट नहीं है। चलिए, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार। चलिए फटाफट बताइए, तो आसान क्वेश्चन है, पॉलिटी है, सबको अच्छे से तैयार होगी। ठीक, 62 नंबर हमारा कह रहा है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मूल अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है और विधिक अधिकार है। ठीक, तो इनमें से बताना है कि कौन सा अधिकार है। ठीक, किसके लिए? निर्वाचित होने के लिए। 62 नंबर कौन सा सवाल है इसमें? ये हमारा भैया भारत में मताधिकार होना हमारा एक कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा भारत में संसद के द्वारा पंचायत ठीक कानून कब पारित किया गया था? 1991, 1993, 1995, 1996। आपको इसमें से बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए 63 नंबर हमारा 1996 हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के राज्यों संघ राज्यों की विधान सभाओं में न्यूनतम सदस्य संख्या जिस राज्य संघ राज्य में होने राज्य में है वह सदस्य संख्या कितनी है? ठीक, जैसे 32 हो गया, 30 हो गया, 60 हो गया, 40 हो गया। सवाल हमारा ये कह रहा है भैया कि भारत के राज्यों या संघ राज्यों की जो विधानसभा की जो न्यूनतम सदस्य संख्या होती है वो कितनी होती है? चलिए बताइए। 64। तो हमारा 30 से कम नहीं होता है, कहीं कहीं भी 26 भी है, कुछ अपवाद भी है। ठीक, चलिए आइए 65 नंबर का हमारा सवाल है। 65 नंबर, केंद्रीय विधानमंडल का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत श्वसन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? 1926, 1937, 1945, 1952। चलिए फटाफट बताइए कौन सा सही है इसमें? 65। चलिए बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा हमारा इसमें सही होगा 1945। ठीक, इसमें ये भी दिया हुआ है केवल ए, केवल बी सी, केवल ए सी, केवल ए बी सी डी, चारों ऑप्शन। ठीक, तो हमारा ए और सी ऑप्शन हमारा सही है, मतलब 1926 और 1945। चलिए 66 नंबर हमारा सवाल है, आप लोग एक बार इसको देख लीजिए। कह रहा है कि NIRF मतलब इंडिया रैंकिंग 2023 की समग्र श्रेणी में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? IIT मद्रास, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, IIT कानपुर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। आपको इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सबसे शीर्ष पर है। ठीक, शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। चलिए फटाफट बताइए 66 नंबर इसमें जो है IIT मद्रास, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए फटाफट फिर आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए कह रहा है कि एक तरफ सूची दिया हुआ है, दूसरी तरफ भी सूची दिया हुआ है, दोनों को मिलान करना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन से अनुच्छेद में है? वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद में है? प्रशासनिक प्राधिकरण कौन से अनुच्छेद में है? संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो हमें इसमें से मिलान करना है। देखो वित्त आयोग जो है वो 280 में है, तो हमें सीधा सीधा हमें पकड़ लेना चाहिए। ठीक है, कि हमारा वित्त आयोग किस में है? 280, मतलब बी के दो। तो बी के 2 एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है। ठीक, तो हमें एक देखना है भारत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस में आता है। तो भारत एवं महालेखक परीक्षक जो आता है वो 148 में आता है। ठीक, आप इसको मिला दीजिए, वित्त आयोग इसको मिला दीजिए, तो 1 का 3 हो गया, 1 के 3 2 जगह, लेकिन हमारा ये पकड़ लिया, तो हमारा इसमें ऑप्शन हमारा एक सही हो जाएगा। बाकी आप लोग मिला लीजिए कौन सी इसमें सही होगा। ठीक है, ओके, हम मिला देते हैं। ठीक है, हमारा सी ऑप्शन जो होगा प्रशासनिक प्राधिकरण जो है उसका अनुच्छेद जो है जो अनुच्छेद 323A हो गया। ठीक, संघ लोक सेवा आयोग जो है तो 315 में है। ठीक, तो चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद का भवन का उद्घाटन किया गया, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भैया 28 जो नया संसद भवन बना हुआ है उसका उद्घाटन कब किया गया था? 28 मई 2023 को। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब इसमें के विचार करना है। पहला, इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा 75 रुपये का सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था। क्या यह बात सत्य है? ठीक है, नए संसद भवन के मुख्य द्वार पर पवित्र सिंगोल स्थापित किया गया है। नए संसद भवन में लोकसभा सदस्यों हेतु कुल 866 सीटों की क्षमता के अतिरिक्त राज्यसभा हॉल में 380 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? आप लोगों को इसमें फटाफट बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से सत्य है। ठीक, तो इसमें भैया केवल ए ऑप्शन सही है। क्या
कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया था और स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया था। ठीक, चलिए आगे अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सी इसमें सही है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, क्या यह बात सत्य है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, ये बात सत्य है असत्य है बताना है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, क्या यह बात सत्य असत्य है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, क्या यह बात सत्य और असत्य है। चलिए 70 नंबर है हमारा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये चीज़ याद रखिए कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, ये भी बात सत्य है। भारत एक सत्ता संपन्न राज्य है, ये भी सत्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सत्य है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी सत्य है। तो हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन हमारा क्या है, पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी। क्या पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र स्थापना कहाँ की गई थी। चंडीगढ़ में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, अहमदाबाद में। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। 71 नंबर का हमारा क्या है, पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र स्थापित कहाँ किया गया था, तो भैया चंडीगढ़ में स्थापित किया गया था। चलिए फटाफट स्पीड में आइए। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्नलिखित में से किन उपायों के द्वारा किया जा सकता है। कानून बना करके, ठीक, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जनगणना के द्वारा, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। आपको सही कौन सा है ये बताना है। ठीक, पहला 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, 1 2 सही है और 2 4 सही है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। 72 नंबर का जो सवाल है हमारा सही होगा। देखो, अगर भारत में अस्पृश्यता छुआछूत खत्म करना है तो पहले तो हमें कानून बनाना चाहिए इसके प्रति, फिर शिक्षा को की तरफ उनको प्रमोट करना चाहिए, और तीसरी चीज़ क्या है कि जन जागरण के द्वारा, ठीक, इन सब चीज़ों की वजह से अस्पृश्यता का निवारण हो सकता है। ठीक, तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 72 नंबर का हमारा ए ऑप्शन सही है। अब नौकरियों में कहाँ, जब तक शिक्षा नहीं होगी, कानून व्यवस्था नहीं बनाएंगे, कहाँ आ पाएंगे बेचारे। ठीक, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 73 नंबर, 10 अप्रैल 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है। कब, 10 अप्रैल 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको नेशनल पार्टी के रूप में घोषित किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। चलिए फटाफट आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। 75 में क्या है, आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा 10 अप्रैल 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने दिया था। ठीक है, अब ये आप लोग पढ़ लीजिएगा कि नेशनल पार्टी बनने के लिए कौन कौन से राज्यों में कितनी कितनी सीटें आवश्यक होती हैं। चलिए हमारा 74 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन से हैं। मौलिक कर्तव्य, हमारे मूल कर्तव्य कौन कौन से, न्यायपालिका से कार्यपालिका पृथक्करण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत से को संरक्षित करना, बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। चलिए बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। 74 नंबर, सोच विचारिए आप लोग। चलिए, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संदर्भित करना, ये भी हमारा एक मूल कर्तव्य है। चलिए 75 नंबर देख लेते हैं। 75 नंबर हमारा ये कह रहा है कि जनवरी 2023 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने किस जंक्शन पर स्थित प्लेटफार्म को विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म का दर्जा दिया जा चुका है। चलिए बताना है, गोरखपुर जंक्शन को, कोल्लम जंक्शन को, हुब्बली जंक्शन को, स्ट्रीट सबवे शिकागो। ठीक, चलिए बताइए 75 नंबर कौन सा इसमें सही होगा। इसमें हमारा होगा हुब्बली जंक्शन। ठीक, ये शायद देखिएगा तो कर्नाटक की बात कर रहा है। ठीक, चलिए आइए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है 76 नंबर, किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी। 1952 में, 1967 में, 1977 में, 1989 में। चलिए लोकसभा में सबसे कम महिलाओं की संख्या किस वर्ष में थी। 76 नंबर फटाफट बताइए आप लोग। 1977 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमानित प्रदान करता है, क्या, सार्वजनिक ऋण लेने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेने के लिए, राज्यों को अनुदान प्रदान करने के लिए, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। 77 नंबर का बताइए, डी ऑप्शन सही होगा। निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए लेखानुदान संघ सरकार की अनुमति प्रदान करता है। चलिए आइए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि
कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवादों में सर्वोच्च न्यायालय के अपील क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 131, 132, 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? चलिए फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। 178 नंबर है, बताइए। ठीक, इसमें क्या होता है कि 134A को अगर हम 132 के साथ में मिला करके पढ़ते हैं तो अनुच्छेद संवैधानिक विवाद सर्वोच्च न्यायालय अपील क्षेत्राधिकार, इससे मामला संबंधित है। ठीक, एक तरफ संस्थाएं हैं, दूसरी तरफ स्थापना है। ठीक, पहला क्या है? अंतर्राज्य परिषद 1990, राष्ट्रीय विकास परिषद 1954, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, ठीक, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। 79। ठीक, तो भैया राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ये सुमेलित नहीं है। बाकी अंतर्राज्य परिषद 1990, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993। 80 नंबर। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जून 2023 में अमेरिका यात्रा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की पहली आधिकारिक राजकीय यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित किया जो कि प्रधानमंत्री द्वारा बैठक के संबोधन का 6वां अवसर है। उपरोक्त में कथनों में से कौन सा चुनाव सही है? पहला ए और 2, ए सत्य है और 2 असत्य है। दूसरा ए सत्य है जबकि 2 सत्य है, ए असत्य है। दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन असत्य हैं। आपको 80 नंबर सवाल है, आपको बताना है कौन सा सही है। तो भैया इसमें ए सही है। कह रहा है ए कथन सत्य है। कह रहा है कि जो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की पहली आधिकारिक राजकीय यात्रा थी। चलिए 81 नंबर देख लेते हैं। 8 से 11 मार्च 2023 के मध्य कहाँ के प्रधानमंत्री भारत की राजकीय यात्रा पर रहे? 81। चलिए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, इटली। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? फटाफट बताइए। इसमें जो सही होगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए आगे रीजनिंग आ गया है, इसको हम छोड़ देते हैं और सीधा सीधा हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। चलिए हमारा 94 सवाल है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 से संबंधित है। इसमें यह बताना है आपको कि इस सूचकांक में नॉर्वे क्या शीर्ष स्थान पर था? इस सूचकांक में भारत का स्थान क्या 180 देशों में से 96वां था? सूचकांक में उत्तर कोरिया को 180वां अंतिम स्थान मिला हुआ है? तो नहीं भैया, इसमें हमारा क्या होगा? नॉर्वे शीर्ष स्थान पर था, भारत 96 स्थान पर था। कितने देशों में? 180। मतलब हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। दूसरा हमारा सवाल कह रहा है कि 4 अप्रैल 2023 को कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? उत्तरी मैसेडोनिया, स्वीडन, यूक्रेन, फिनलैंड। 95। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? 4 अप्रैल 2023 को कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो इसमें फिनलैंड जो है ये सदस्य बना है। चलिए 96, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगी। ठीक, अगला, कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग के बराबर होगी। सभी व्यक्तियों की वैयक्तिक आय के योग के बराबर होगी। उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। आपको इसमें बताना है 96 क्वेश्चन, हमारा 96 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको इसमें बताना है कौन सा क्वेश्चन हमारा सत्य है। ठीक, तो इसमें से हमारा जो सही क्वेश्चन है आपको सोच समझ के बताना है। इसमें से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। चलिए 97वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया है? चलिए आपको बताना है 97 नंबर, फटाफट बताइए। इनमें से 2004, 5, 2011, 12, 2012, 13, 2013, 14 बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इनमें से हमारा 2011-12 सही होगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है? भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, राज्यों द्वारा अधिनियम, कृषि उत्पाद विपणन सीमित अधिनियम, कृषि उत्पाद श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन अधिनियम 1937, खाद्य उत्पाद आदेश 1955,
56 एवं मांस तथा खाद्य उत्पादक आदेश 1973। इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, आपको ये बताना है। भारत में कृषि बाजार उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? चलिए फटाफट बताइए। 98 में हमारा ऑप्शन सही होगा, राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम, ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 99 हमारा सवाल है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि 95 में ऑस्कर पुरस्कार 2030 किससे संबंधित है? आपको ये चीज़ बताना है। पहला ऑप्शन एस राजमौली द्वारा राज निर्देशित तेलुगु फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू सर्वश्रेष्ठ। ये क्वेश्चन पिछले उसमें पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो इनमें से हमारा पूछना है कि कौन सा ऑप्शन सही कथन गलत है, ठीक। बाकी तो सही होंगे, बाकी कौन सा गलत है? तो हाँ, ये बात तो सत्य है। नाटू नाटू गीत के संगीतकार M कीरावानी और गीतकार चंद्र बोस थे, ठीक। ये हो गया। और इसमें अगला यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसमें दिया हुआ है सी नंबर कह रहा है कि यह गीत प्रसिद्ध अभिनेता रामचरण और जूनियर NTR पर फिल्माया गया था और 95 के ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वाधिक 10 ऑस्कर पुरस्कार फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को प्राप्त हुआ है। चलिए आपको बताना है फटाफट, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। 90 कौन सा गलत है? तो हमारा ये जो ऑप्शन डी वाला है ये गलत है। अब इसको ध्यान से समझिए एक बार। यह गीत जो है प्रसिद्ध अभिनेता रामचरण एवं जूनियर NTR, आपने देखा होगा वो फिल्म, ठीक है। दूसरा क्या है? RR देखा होगा, RRR था ना, ठीक। बाकी हमारा क्या है, जो इसके निर्देशक थे वो SS राजमौली साहब थे, ठीक। और नाटू नाटू गीत और इस संगीतकार जो थे वो M कीरवानी थे और गीतकार चंद्र बोस थे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, यहीं से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए 100 नंबर का हमारा सवाल है, भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब प्रभावी हुआ? ठीक, क्या है दिख रहा होगा, भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब प्रभावित हुआ? 100। इसमें 1862, 1542, 1601, 1880, कौन सा सही है? भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार प्रभावी कब हुई थी? तो 1862 में पहली बार प्रभावी हुई थी, ठीक। क्या हो गया, हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो गए, ठीक है। चलिए अब 50 क्वेश्चन की सीरीज जो है हम अगले वीडियो में डाल देंगे इसी में से, क्योंकि अभी इसका ज़्यादा मोबाइल का वो है नहीं, तो 50 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आपको उपलब्ध करा देंगे। भाग 1 भाग 2 करके हम वो कर देंगे, ठीक है। ओके।